एनर्जी। हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया। जब भी किसी बॉडी पर हम कुछ वर्क कराते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। और वो एनर्जी वहाँ पर क्या हो जाती है? स्टोर। अगर वो वर्क उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, यानी कि वो मोशन में है, तो वो एनर्जी वहाँ पर जो स्टोर होगी उसका नाम क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन में है वो। अगर सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क कराया जाए और वो ऑब्जेक्ट मोशन में ना आए, यानी कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए, है ना, केवल क्या चेंज हो जाए? उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए या उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए। कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया शेप, साइज, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, इनमें चेंज आ जाना। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो जाए या कॉन्फ़िगरेशन। एरिया देखा जाता है ना, जैसे शेप हो गई, शेप। हाँ, आप शेप चेंज होगी तो उसका एरिया भी चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। हो सकता है वॉल्यूम चेंज हो जाए, है ना, लेंथ में चेंज आ जाए। तो ओवरऑल इन सारे टर्म को मिलाकर हमने कॉन्फ़िगरेशन कह दिया। ठीक है। अच्छा, तो अगर सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट पर हम वर्क कराते हैं, वो वर्क हम जानते हैं एज अ एनर्जी वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आया है, वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कैसा हुआ? मोशन में है। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी होगी इसका क्या नाम होगा? बोलो। काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर हमने वर्क कराया और एनर्जी में चेंज नहीं आया, वेलोसिटी नॉट चेंज, नॉट चेंज, तब उस केस में जो एनर्जी वहाँ पर स्टोर होगी उसका क्या नाम होगा? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मेरे हाथ में रखा हुआ है चॉक। अभी इस टाइम इसके पास कितनी वेलोसिटी है? 0। ठीक। अभी इसकी पोजीशन यहाँ पर है, ये हर सरफेस से इस साइड पर है। मैंने इसको यहाँ से यहाँ ले गया। बताइए इसकी वेलोसिटी में चेंज आया क्या? नहीं। लेकिन क्या चेंज हो गई है? पोजीशन। क्या चेंज हो गई? पोजीशन। ये वाली बात आई समझ में? ऐसे ही सपोज करिए मेरे पास एक पेपर है। वो पेपर अभी रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर फॉर्म में है। मैंने उस पर वर्क कराया। ठीक। वर्क कराकर मैंने उसको स्फेरिकल शेप दे दी। तो क्या चेंज कर दिया मैंने? शेप। पहले भी वो 0 वेलोसिटी पर था, अब भी 0 वेलोसिटी पर है, केवल शेप चेंज हुई उसकी। तो जो मैंने वर्क कराया उसने या तो कॉन्फ़िगरेशन यानी शेप चेंज किया या पोजीशन चेंज किया। दोनों ही केस में जो मैंने वर्क कराया, क्योंकि मैंने उस ऑब्जेक्ट पर वर्क कराया, तो मेरा जो वर्क है वो एज अ एनर्जी वहां पर क्या हो गया? स्टोर। और वो एनर्जी क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। यही इसकी हमने डेफिनेशन बनाई है। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होगी, इट इज डिफाइंड एज the energy possessed by an object by virtue of its change in position, change in position or change in configuration। ठीक है। शेप लिख सकते हो। ओके, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस सरफेस पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों। ये इस ऑब्जेक्ट का मास है सपोज करो m। तो अभी जो अर्थ है वो इस पर एक फोर्स लगा रही होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। वो किसके इक्वल होगा? वो फोर्स किसके इक्वल होगा? m इंटू जी, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इस ऑब्जेक्ट का मास, इतना फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर लग रहा होगा उस ऑब्जेक्ट का, अगर वो सरफेस पर रखा है। अभी ये कितनी वेलोसिटी के साथ है यहाँ पर? 0, रेस्ट पर।
जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ये ऑब्जेक्ट जीरो वेलोसिटी के साथ अभी यहाँ पर है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाया और उठाकर यहाँ पर रख दिया इस पोजीशन पर, क्या चेंज हो गई? ठीक, तो लेकिन ये पोजीशन अपने आप उसने चेंज की है या मैंने चेंज की है? मैंने चेंज की, तो मैंने उस पर क्या कराया? वर्क। क्या कराया? वो वर्क एज आ एनर्जी इस जगह पर जाने पर क्या हो गया होगा? स्टोर। ठीक है, वो एनर्जी क्या कहलाएगी जो स्टोर हुई है? पोटेंशियल एनर्जी। ये बात आई समझ में? अब वो पोटेंशियल एनर्जी क्या वेस्ट हो जाएगी? वो जो मैंने वर्क कराया क्या वो वेस्ट हो गया? उसको किसी काम का नहीं है? तो आंसर है हाँ, हमेशा जब भी हम वर्क कराएंगे वो किसी ना किसी काम का जरूर होता है। अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेकर गया, मैंने हाथ को हटाया, अब ये क्या करेगा? उसी एनर्जी की हेल्प से किधर जाएगा? नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर यहाँ पर ले जाकर रखा हमने h हाइट पर। इस ऑब्जेक्ट पर हमने कितना वर्क कराया होगा? वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, कितना वर्क कराया होगा बताओ? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू में क्या? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है बताओ? mg, है ना? अगर नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है तो इसे ऊपर उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमें? mg के इक्वल। और कितनी हाइट तक हम लेकर गए? h हाइट तक। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कराया है हमने? h हाइट तक। तो यानी इतना वर्क हमने कराया होगा। ये वो वर्क है जो यहाँ पर एज आ एनर्जी क्या हो गया होगा? स्टोर। यही वो वर्क है। तो यहाँ पर लिख लो दिस वर्क स्टोर इन ऑब्जेक्ट एज कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसीलिए हम इस वर्क के इक्वल क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। इस वर्क को हमने किसके इक्वल लिख दिया? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला बना बताओ? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है? mgh। और काइनेटिक एनर्जी हमने किसके इक्वल पढ़ा था बताओ? हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल था? हाफ mv स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क कराते हैं तो अगर वो मोशन में आ जाता है ऑब्जेक्ट, तो वहां पर जो एनर्जी स्टोर होती है, ये वर्क एज एनर्जी स्टोर होता है, तो वो एनर्जी जो वहां पर स्टोर हुई है उसका नाम क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क कराया जाए और वो ऑब्जेक्ट मोशन में ना आए, बस उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, तो ये जो वर्क एज एनर्जी स्टोर होगा उसका नाम क्या होगा? बोलो? पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh। ये ठीक है? अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, दो तरह की एनर्जी आपने देख ली। एनर्जी के इनके अलावा भी कोई और टाइप होते हैं क्या? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के अलावा क्या और टाइप होते हैं? तो आंसर हाँ, बहुत सारे टाइप की एनर्जी होती है। जैसे इस रूम में अभी कौन सी एनर्जी है? लाइट एनर्जी। देख रहे हो आप इस रूम में क्या है? लाइट एनर्जी, जिससे आप देख पा रहे हो। इस रूम में अभी एक और एनर्जी है, कौन सी? साउंड एनर्जी, जिससे आप सुन पा रहे हो। ये वाली बात आ रही समझ में, है ना? इस रूम में एक और एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये देखिए, इस रूम में और भी कहीं कोई एनर्जी काम कर रही होगी, जैसे फैन चलता है वहां मैग्नेटिक एनर्जी भी काम करती है। कौन सी एनर्जी? मैग्नेटिक एनर्जी, है ना? पोटेंशियल एनर्जी है, मैं मोशन में आ जाता हूं बार बार, मेरे पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। तो बहुत सारे टाइप की एनर्जी जो होती हैं वो हमें देखने को मिलेंगी, जिनमें से मैं आपके सामने कुछ नाम ले रहा हूँ। जैसे सोलर एनर्जी आप देखते हो, सन से ही हीट आ रही है ना? सन से वो एनर्जी लेते हैं और प्लांट अपना फूड बनाते हैं, तो वो कौन सी एनर्जी है? सोलर एनर्जी, है ना? और सोलर एनर्जी से हम लोग लाइट भी आजकल जलाते हैं, सोलर पैनल लगाकर, है ना? इसके अलावा हीट एनर्जी, वो तो आपने देखा ही है, कोल, गैस, पेट्रोलियम, इन सबको आप कंबसन कराते हो तो वहाँ पर हीट एनर्जी बनती है। लाइट एनर्जी इस टाइम आप रूम में देख रहे हो। केमिकल एनर्जी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, है ना? हमारा जो बैटरी लगाया हुआ है हमने यहाँ पर, उस बैटरी में कौन सी प्रोसेस होती है? एक कोई केमिकल प्रोसेस होती है, उसमें उससे क्या बनती है? केमिकल एनर्जी।
वो जब हमारे रूम में लाइट चली जाएगी तो फिर हम उस इन्वर्टर का यूज करते हैं और वो केमिकल एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो केमिकल एनर्जी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। अभी इस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम ये चार्ज हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में, है ना। और फिर जब लाइट चली जाएगी तब ये क्या करेगा, वो केमिकल एनर्जी हमें कौन सी एनर्जी देगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारे नाम भी आपको पता होते हैं। विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, है ना, और बायोमास एनर्जी, टाइडल एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ये सब, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी चीजें आप लोग 1 बाय 1 स्टडी करोगे। क्लास 10th में जाओगे जब चैप्टर पढ़ोगे सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वहां पर ये सारे के सारे एनर्जी के टाइप आपको डिटेल में बताए जाएंगे। इसके अलावा एक चीज जो अभी अभी हमने एग्जांपल लिया कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है, ये सिर्फ इनके बारे में ही नहीं है। आप जितने टाइप की एनर्जी की बात करेंगे वहां पर कुछ ना कुछ आपको कन्वर्जन हमेशा देखने को मिलेगा। जैसे इस रूम में अभी ये लाइट जल रही है, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, बताओ, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना, है ना। तो ये कन्वर्जन हो गया। मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपने मैकेनिकल एनर्जी में देखा, जैसे आप कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा या डायनेमो देखा होगा, जनरेटर देखा होगा, जनरेटर, है ना। जनरेटर में क्या करते हो आप, मैकेनिकल एनर्जी का, उससे क्या जनने लग रही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। लाइट एनर्जी, सन से जो लाइट आती है उसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और फिर फूड बनाने के लिए किस में कन्वर्ट करते हैं उसको, केमिकल एनर्जी में, है ना। तो यानी कि एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो इसी पर एक लॉ बनाया गया, जब हमने बहुत सारे एनर्जी के कन्वर्जन देखे तो इस पर एक लॉ बनाया गया जिसको हमने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो होती है लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होता। इस बात का मतलब ये हो गया कि ना तो नई एनर्जी क्रिएट होती है और ना ही नई एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय होती है। ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में जा सकती है, ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में जा सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सब बनता रहता है ना। तो इसी को हमने लॉ की फॉर्म में लिख लिया जिसका नाम रखा गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी दो एनर्जी हमने पढ़ ली, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में इसमें लिख लो आप, दिस लॉ स्टेट्स दैट energy can be transferred, energy can be transferred from one form of energy, from one form of energy to another form of energy. Another form of energy. It cannot be it can't be created और destroyed। ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, अभी इस टाइम इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल, क्योंकि इसके पास एक पोजीशन है, ये मोशन में नहीं है, पोजीशन में तो है, तो इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ चली जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन हम यहाँ तो कह रहे हैं नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो वो कहाँ गई वो पोटेंशियल एनर्जी, तो आंसर है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई।
वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो जब भी एनर्जी कम हो रही है, इस बात का मतलब हमेशा ये लिया जाएगा कि वो एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई है, या तो उस एनर्जी से वर्क किया गया है या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। जैसे आपके पास अभी एनर्जी, जब यहाँ पर ट्यूशन आने से पहले आपके पास कुछ एनर्जी थी, लेकिन अब आप इतनी देर से पढ़ रहे हो तो अब आपकी एनर्जी लो होने लगी। तो एनर्जी लो होने लगी यानी एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है। तो वो कम होकर कहाँ जा रही है? आप तो कह रहे हो एनर्जी कभी कम ही नहीं होती, है ना, उसको तो वो तो डिस्ट्रॉय ही नहीं होती। तो उसको, उस एनर्जी के बदले में आपने क्या कर लिया, एक वर्क, कि इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। तो इसका मतलब एनर्जी से हमेशा या तो यूजफुल वर्क किए जाएंगे या एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होगी। वहां से ट्रांसफॉर्मर से इतनी सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको भेजी गई, कहाँ गई वो सारी एनर्जी? तो आंसर है वो किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में। वो हमें लाइट दे रही है, अगर वो लाइट नहीं देगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज नहीं होगी, हमारा बिजली का बिल बहुत कम आएगा, है या नहीं। लेकिन अगर हम उस पर लाइट एनर्जी लेते रहेंगे तो वो एनर्जी खर्च होती रहेगी, खर्च होगी उतना ही हमारा बिल आएगा कि इतनी एनर्जी आपने खर्च की। समझ आ रही है बात? तो एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। अब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इस बात का प्रूफ क्या है कि वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है और कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती है। उसके लिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे और ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि मैकेनिकल एनर्जी का मतलब सम ऑफ ऑल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और हमारे पास कौन सी एनर्जी आप जनरली देखते हो, काइनेटिक एनर्जी। तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। ये वाली बात ध्यान रखो। तो हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है, फिर अगर इसको यहाँ से छोड़ देंगे तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर हो तब मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पर हो तब, ये पूरे रास्ते में कहीं पर भी हो, इसकी मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कैसी रहेगी, कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये हम एक छोटा सा डेरिवेशन करके दिखाएंगे, ठीक है। ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हमें पता है एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये चीज़ हम प्रूफ करके देखना चाहते हैं, क्या कोई एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो तो अगर वो ऑब्जेक्ट किसी हाइट से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या हर पॉइंट पर उसके पास जितनी एनर्जी होगी वो हमेशा सेम रहेगी या कुछ चेंज आ जाएगा उसमें। तो हमने माना कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है सपोज करो m, ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अब इस टाइम इसकी पोजीशन है कोई a पॉइंट, रास्ते में चलो हमने कोई एक पोजीशन ले ली इसकी, ये वाला पॉइंट b पॉइंट, और ये अर्थ सरफेस पर जब ये आ जाएगा तो हम कहेंगे इसकी पोजीशन क्या हो गई, कोई C पॉइंट पर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग पॉइंट पर सभी जगह पर एनर्जी निकालेंगे। कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। और जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अभी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये मेरे हाथ में है, अभी कौन सी एनर्जी होगी, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी बताओ इसके पास। मैकेनिकल एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होती है, यही तो कहा हमने। अब हमने यहां पर मैंने आपसे पूछा बताओ इस टाइम इसके पास कितनी एनर्जी, कौन सी वाली एनर्जी है, तो आपने कहा पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसके पास, 0। कितनी है, 0। तो बताओ मैकेनिकल एनर्जी का आंसर कितना आएगा, किसके इक्वल आएगा। काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या कर दिया हमने, 0। तो मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल हो गई, ये बात आई समझ में। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ऑब्जेक्ट यहां से नीचे की तरफ जा रहा है तो बी पॉइंट पर बताओ इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, कौन सी वाली एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी,
जब यहाँ से छोड़ जाएगा ये, तो जब ये जा रहा होगा तो रास्ते में अगर कहीं पर भी मैं पूछूंगा तो कौन सी एनर्जी सिर्फ देखने को मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी नहीं होगी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी नहीं होगी? तो उस केस में अगर मैकेनिकल एनर्जी में आपसे पूछूं तो बताओ, आप बताओ मैकेनिकल एनर्जी उस केस में किसके इक्वल होगी? बी पॉइंट पर अगर आपसे पूछूं तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी तो वहां पर होगी, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी उस केस में किसके इक्वल रही होगी? ये वाली बात आई समझ में? तो मैकेनिकल एनर्जी सम होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, अब हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि इस जगह पर मैकेनिकल एनर्जी, इस जगह पर मैकेनिकल एनर्जी, इस जगह पर मैकेनिकल एनर्जी, कहीं पर भी आप देखोगे मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी? कंजर्व, कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो वो देखिए किस तरह से प्रूफ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों पॉइंट ए की। पॉइंट ए पर जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है, ये मैंने माना कि ये अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर है? h हाइट पर। और अर्थ सरफेस से ये जो पॉइंट बी है ये माना कि कितनी हाइट पर है? x हाइट पर। तो बताइए a से लेकर b तक की डिस्टेंस कितनी होगी? h माइनस x। कितना होगा? इस h में से क्या माइनस कर दो? x, तो ये बच जाएगा। तो क्या बच गई है? h माइनस x। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, अब हम वन बाय वन मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? काइनेटिक एनर्जी की। फिर उनका सम करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी निकल कर आएगी। सबसे पहले पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी निकालो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? mgh। ठीक, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m। एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से होगा इसमें g। और कितनी हाइट पर है ये अर्थ सरफेस से? h हाइट पर। जब भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लिखोगे तो हाइट जब भी देखोगे तो किधर से देखोगे? नीचे से। हाइट सरफेस से कितनी हाइट पर है? सरफेस से ये ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर है? h। तो इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? mgh। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी बताओ इस ऑब्जेक्ट की पॉइंट ए पर कितनी है? बोलो। 0। काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं क्योंकि वो ए पॉइंट पर तो रेस्ट पर है। अच्छा, अब इसकी मैकेनिकल एनर्जी निकालो। मैकेनिकल एनर्जी बताओ कितना आएगा? क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला? पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। तो बताओ मैकेनिकल एनर्जी का आंसर कितना आया? mgh। ये हमारा एक आंसर हो गया। ठीक, अब पॉइंट बी पर निकालो। पॉइंट ए पर हमें पता चल गया एनर्जी कितनी है? mgh। अब पॉइंट बी पर निकालो। पॉइंट बी पर सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ बच्चों क्या होता है? mgh। h वहां पर क्या होता है? सरफेस से, सरफेस से हाइट। पॉइंट बी पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो बताओ सरफेस से उसकी हाइट कितनी होगी? x। कितनी होगी? जब ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, पॉइंट बी पर आ गया, तो अब उसकी सरफेस से हाइट कितनी बची है? x। पहले कितनी थी? h। जब वो पॉइंट बी पर आ जाएगा तो उसकी हाइट कितनी बची होगी सरफेस से? x। तो mgh की जगह क्या लिखोगे बताओ? हाइट कितनी लिखोगे? x। सरफेस से हाइट x। ओके, अब निकालो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? हाफ mv²। ये हुआ करता है ये। ठीक है, हाफ mv²। अब देखो इस पॉइंट पर, पॉइंट बी पर अगर हम बात करें, पॉइंट बी पर अगर हम वेलोसिटी पता करें इस ऑब्जेक्ट की कितनी रही होगी तो वो पता कर सकते हैं। कैसे? देखो थर्ड इक्वेशन लगाकर v² माइनस u² इक्वल टू क्या होता है? 2gh ही तो होता है। कितना होता है? जब ये ऑब्जेक्ट ए से बी पर आया होगा तो इनिशियली ये कैसे रहा होगा? रेस्ट पर। तो उस टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी? 0। तो u की वैल्यू बताओ यहां पर क्या लिखी जा सकती है? 0 इंटू 2g। कितनी हाइट पर था? यहां से लेकर यहां तक की हाइट बताओ कितनी है? कितनी डिस्टेंस चल कर आया ये? h माइनस एक्स। तो इस h की जगह क्या लिखोगे बोलो? h माइनस एक्स। तो यहां से v² किसके इक्वल आ गया? देखो 2g और ब्रैकेट में क्या? h माइनस एक्स। ये v² की वैल्यू आई। ये v² की वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर देता हूं। तो देखो क्या हो जाएगा?
जब यहाँ पर पुट करोगे तो 1/2m वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2g और ब्रैकेट में क्या h माइनस एक्स। इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बच गया m g और ब्रैकेट में h माइनस, ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल कर आई बोलो, काइनेटिक एनर्जी की। हमें निकालना क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी निकालो। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पर कितनी आई थी बोलो, कितनी आई थी mgx, और काइनेटिक एनर्जी आपने यहाँ निकाली है, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिख लो कितनी है mgx प्लस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू mg और ब्रैकेट में क्या h माइनस एक्स। ठीक है, सॉल्व करो। mgx प्लस mg का मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा mgh, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ कितना आएगा mgx। mgx से mgx कैंसिल, तो क्या बचेगा mgh। ये हमारे पास पॉइंट बी पर एनर्जी निकल कर आई। पॉइंट ए पर हमारे पास एनर्जी कितनी आई थी बच्चों, बोलो कितनी आई mgh। पॉइंट बी पर हमारे पास कितनी एनर्जी निकल कर आई mgh। तो यानी कि दोनों उसमें एनर्जी में पॉइंट ए से लेकर बी तक जाने में कोई भी चेंज नहीं आया, दोनों जगह एनर्जी कितनी है mgh, मैकेनिकल एनर्जी उतनी है, कांस्टेंट है। अब हमने सोचा कि अब हम सी पॉइंट पर निकाल कर देखते हैं क्या एनर्जी वही रहेगी या चेंज हो जाएगी। ठीक, तो पॉइंट सी पर अब निकालो आप। पॉइंट सी पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले निकालो। पॉइंट सी, पोटेंशियल एनर्जी बताइए पॉइंट सी पर कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh। सी पॉइंट की हाइट बताइए अर्थ सरफेस से कितनी है, सी पॉइंट, तो ये तो अर्थ सरफेस पर ही है, तो इसकी सरफेस से कुछ हाइट है क्या, नहीं। कितनी हाइट है, 0। कितनी है, पॉइंट सी पर जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा इस जगह पर तो उसकी अर्थ सरफेस से हाइट कितनी है, 0। तो इसका मतलब हाइट की वैल्यू वहां पर 0 रखी जाएगी। तो यहाँ पर हाइट की वैल्यू 0 रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का आंसर कितना हो गया, 0। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आया, सरफेस पर आ गया, तो उस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। लेकिन उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी, वो किसके इक्वल होगी बोलो, हाफ mv² के इक्वल। अब ये ऑब्जेक्ट मैं यहां पर फिगर भी बना देता हूं। ये ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से सी पोजीशन पर आया है। कितनी हाइट चलकर आया है बताओ, h। कितनी हाइट चलकर आया है, h। इनिशियली ये कैसा था, रेस्ट पर। तो बताइए ए से सी तक आने में उसके पास वेलोसिटी कितनी रही होगी, तो v² माइनस u² इक्वल टू 2gh, यही फॉर्मूला होता है। v² ऐसी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी रही होगी, 0। 2 इंटू जी, कितनी हाइट चलकर आया है ये, h की वैल्यू क्या रखी जाएगी, h। तो बताओ v² किसके इक्वल आया, 2gh के इक्वल। ये v² की वैल्यू उठाकर मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, a से c तक आने में v² इतना बना, तो हाफ m v² की वैल्यू 2gh। 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया है बोलो, mgh। ठीक, अब हमें क्या निकालनी है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है हमारी पॉइंट सी के लिए, 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई बताओ, mgh। तो आंसर कितना आया, mgh। ये हमारे पास थर्ड एनर्जी हमने निकाली। अब हम देख रहे हैं कि पॉइंट ए पर एनर्जी का आंसर कितना आता है, mgh है। पॉइंट बी पर अगर आपने आंसर देखा तो आपको कितना मिला,
mgh, ठीक। और पॉइंट सी पर जब आपने आंसर देखा तो आपको कितना मिला, mgh। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करता है तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम, जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, वो ऑलवेज कैसा रहता है, कंजर्व। हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट या कंजर्व। ये वाली बात आई समझ में। इस तरह से हम इसको मैकेनिकल एनर्जी के लिए प्रूव कर सकते हैं। तो इसका जब डेरिवेशन किया जाएगा तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखा जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी कैलकुलेट करोगे तो हाइट कहां से देखी जाएंगी, सरफेस से। काइनेटिक एनर्जी जब भी देखोगे तो वो कहां से देखी जाएगी कि ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है। ये वाली बात ध्यान रखना। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो हाइट कितनी लेकर चलोगे, h। और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है बताओ, हाफ mv² के। बट वहां पर v की वैल्यू कितनी है, 0, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। वहां पर वेलोसिटी 0 है। ये वाली बात समझ में आई। अब जब पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो बताओ हाइट कितनी लेकर चलोगे, x, सरफेस साइड। तो इसलिए यहां पर ये क्या आएगा, mgx। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, बट यहां पर वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है। अब जब वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो नीचे से वो देखोगे या ऊपर से देखोगे, ऊपर से नीचे की तरफ। जब पॉइंट बी पर से कैलकुलेट करोगे तो वेलोसिटी, तो आप यहां से देखोगे ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ रहा होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। कितनी हाइट चलकर आ रहा होगा, कितनी डिस्टेंस चलकर आ रहा होगा, h - x, है ना। ये तो ये सब पुट करके यहाँ पर v की वैल्यू मिल जाएगी। वो v की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर फिर से mgh आएगा। फिर जब पॉइंट सी पर आ जाओगे तो फिर mgh पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। वहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालते वक्त हाइट कितनी लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है पॉइंट सी पर, तो mgh फॉर्मूला लगाओगे, वहां पर हाइट कितनी लिखोगे, 0। हाइट कितनी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सरफेस से उसकी हाइट 0 है, वो सरफेस पर ही रखा है। जब काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो फिर कहां से लेकर वेलोसिटी को जब चेक करोगे तो वेलोसिटी कहां से कहां लोगे, ए से सी आने में, बी से सी आने में नहीं, ए से सी आने में, जहां से वो इसने स्टार्ट किया था। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, कितनी हाइट चलकर आएगा, h, है ना। तो फिर जब आप वेलोसिटी वहां पर निकालोगे और फिर जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर mgh आएगा। तो तीनों एनर्जी इक्वल आएंगी, इसलिए हम कहेंगे कि सारे पॉइंट पर एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल। उनमें से आपको आंसर देने हैं। जैसे मैं NCERT एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द टर्म वर्क। अब हमने वर्क को पढ़ लिया है। वर्क की जब आपने कॉन्सेप्ट को समझा तो आपको क्या बात समझ में आई कि वर्क हम कब कहते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन कब, जब उस ऑब्जेक्ट पर क्या लगना चाहिए, फोर्स, और वो ऑब्जेक्ट क्या करना चाहिए, डिस्प्लेस। अगर डिस्प्लेस करेगा, है ना, तो हम कहेंगे कि वर्क इज डन। अदरवाइज 0 वर्क बोला जाएगा उसको। ओके, तो जैसे सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड, तो वर्क डन होगा, यस। अगर वो स्विम कर रही है तो ये होगा कि वो अपने आप को डिस्प्लेस कराएगी, हाथों से फोर्स लगाएगी। तो उस केस में क्योंकि फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यस, वर्क इज डन। दूसरा, अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट बैक, तो आंसर है नो वर्क, है ना, कोई वर्क नहीं होगा, 0 वर्क रहेगा, क्योंकि वहां पर लोड किसी भी तरह का डिस्प्लेस नहीं कर रहा है ना, वो उसके बैक पर है और वो बैक पर ही रहता है, बैक से दूर नहीं जा रहा है, तो वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। कौन डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, लोड। डोंकी तो कर रहा है, लोड डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, इसलिए डोंकी उस लोड पर कोई भी वर्क नहीं करा रहा है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क कराया जाए तो वर्क कौन कराता है, हम, और ऑब्जेक्ट क्या करना चाहिए, डिस्प्लेस। तो डोंकी उस पर एक वर्क कर रहा है या नहीं, ये हमसे पूछा गया, तो हमने कहा डोंकी फोर्स तो लगा रहा है ना, लेकिन वो जो लोड है उसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट तो डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो कोई भी वर्क नहीं कर रहा उसके ऊपर। फिर अ विंडमिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल, बताइए
विंड मिल, है ना। विंड मिल हमारे पास एक इस तरह का कंस्ट्रक्शन रहता है ना, इस तरह का कंस्ट्रक्शन रहता है जिसमें जो कि विंड की हेल्प से ये जो इसके ब्लेड होते हैं ये घूमते हैं, और ये जब ब्लेड घूमते हैं तो इसको यहाँ पर एक रॉड रहता है जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को लिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बकेट रख दिया, बकेट को साथ ये रॉड रहता है और ये अप डाउन, जैसे ये घूमता है ये अप डाउन करता है। तो विंड जब आती है तो ये रोटेट होना स्टार्ट होता है और ये इसको अप डाउन कराता है ना, लिफ्ट करना स्टार्ट करता है। तो विंड मिल यस वर्क कर रही है ना। क्या वर्क कर रही है? अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक वर्क कर रही है। ग्रेविटी इसको वाटर को नीचे की तरफ खींचेगा और ये उसको ऊपर की तरफ खींच के ला रहा है, तो ये कुछ ना कुछ वर्क करा रहा है। A green plant is carrying out photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में कुछ वर्क हो रहा है क्या? नो, कोई वर्क नहीं हो रहा। प्लांट अपनी जगह पर है, सन अपनी जगह पर है, सन उसको एनर्जी तो दे रहा है लेकिन प्लांट क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है ना। डिस्प्लेस नहीं हुआ वो अपनी जगह से, पोजीशन से, है ना। डिस्प्लेस होगा तब हम ये मानेंगे कि कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। तो सन ने उस पर वर्क तो कराया, एनर्जी तो दी, लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हुआ प्लांट, तो इसलिए हम कहेंगे वहां पर जो वर्क है वो क्या है? जीरो। और क्या पूछा हुआ है? एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। यस, वो तो वर्क करा रहा है, वो उसको खींच कर ले जा रहा है और डिस्प्लेस हो रहा है इसलिए। और फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। कोई वर्क हो रहा है? नो, क्योंकि जो ग्रेन है वो कैसे हैं? रेस्ट पर, वो डिस्प्लेस ही नहीं हो रहे हैं अपनी पोजीशन से, तो इसलिए हम कहेंगे कि नो वर्क या जीरो वर्क। और अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड। यस, विंड की वजह से वो आगे बढ़ रही है, डिस्प्लेस कर रही है, विंड उस पर फोर्स लगा रही है, तो वहां पर एक वर्क हो रहा है। तो इस तरह से आपको इनके आंसर देने हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव इन अ कर्व पाथ एंड फॉल बैक टू द ग्राउंड। द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट? देखो, कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो क्वेश्चन में उसने बोला है कि किसी सर्टेन एंगल पर एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव इन कर्व्ड पाथ एंड फॉल बैक टू द ग्राउंड। ये इस तरह की सिचुएशन है कि इसको किसी एंगल पर फेंका और ये वापस आकर कहां गिर गया? ग्राउंड पर गिर गया। अब मान लो ऑब्जेक्ट बच्चों यहां पर है ऐसा, ये किधर जाना चाहता है? इधर। अर्थ से किधर खींच रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी से किधर खींच रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बताइए इसका इस ऑब्जेक्ट के साथ कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। कितना एंगल बना? तो 90 डिग्री पर फोर्स लग रहा है इसका मतलब। और 90 डिग्री पर जब भी फोर्स लगता है तो बताइए वर्क को हम क्या कहते हैं? जीरो। वर्क डन क्या कहलाता है? जब भी फोर्स परपेंडिकुलर लगता है ऑब्जेक्ट के तो वहां पर वर्क डन क्या कहलाता है? जीरो वर्क डन। इसलिए हम कहेंगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कोई भी वर्क उस पर नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है? परपेंडिकुलर लग रहा है, ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलरली वर्क कर रहा है। ठीक है, ये वर्क डन बाय दिस फोर्स इज जीरो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूं। बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। बैटरी की अगर हम बात करें बच्चों, तो बैटरी में क्या होती है? एक केमिकल प्रोसेस। उस केमिकल प्रोसेस की वजह से वहां पर क्या बनती है? एक केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? फिर जब हमें लाइट की जरूरत होती है तो वो हमें कौन सी एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम क्या कर रहे हैं इस रूम में? लाइट एनर्जी को गेन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? लाइट एनर्जी। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर होते हैं। जब भी एक बैटरी से बल्ब को ग्लो कराते हैं
तो सबसे पहले केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बल्ब ग्लो करता है तो वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्जन वहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज प्रोग्रेसिवली, डज इट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेंस होता है? क्यों होता है ना? तो देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो ये बात सही है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूसली क्या होती है? डिक्रीज होती रहती है। लेकिन एट द सेम टाइम वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती रहती है? काइनेटिक एनर्जी में। तो जितनी एनर्जी कम हुई उतनी ही एनर्जी बढ़ गई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी तो ट्रू है अभी भी, है ना, कि जितना कम हो रहा है उतना ही कोई, यानी कि नई एनर्जी क्रिएट ना डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। तो इसलिए हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड। अच्छा, what are the question number 7, what are the various energy transform that occur when you are riding a bicycle? बताइए क्या क्या करते हो आप? सबसे पहले तो अपनी मस्कुलर एनर्जी यूज करते हो, मस्कुलर एनर्जी की हेल्प से पैडल को घुमाते हो, वो एनर्जी ट्रांसफर होती है व्हील में, है ना, और फिर उससे क्या बनता है? मस्कुलर एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी। साइकिल में कौन सी एनर्जी आ जाती है? तो यही तरीका हो गया कि सबसे पहला काम हम करते हैं कि पैडल को उसमें घुमाते हैं, किससे? मस्कुलर एनर्जी। फिर वो मस्कुलर एनर्जी उस पैडल के थ्रू कहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है? व्हील में, और व्हील में कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। तो मस्कुलर एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होता है। ठीक है, ये हमारे कन्वर्जन हो गया इसका, मस्कुलर एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। डज द क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहा हूं। डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट? वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग? कहाँ गई वो एनर्जी? आप एक बड़े से पत्थर को पुश कर रहे हो, पूरी ताकत लगाकर पुश करते हो, लेकिन आप उसको पुश नहीं कर पाते हो, तो आपकी एनर्जी तो, लेकिन आप थक तो जाते हो, तो एनर्जी कहाँ गई? तो वो, हाँ, हम उस पर कुछ ना कुछ वर्क करने की कोशिश कर रहे थे, वो एनर्जी हमारी बॉडी से कहाँ ट्रांसफर हो गई? उस स्टोन में, और वहां पर जाकर क्या बन गई? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बन गई? तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। अब वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो इसीलिए हम उसको आगे नहीं ले जा पा रहे, है ना, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। अब ये वो एनर्जी है, वो यूज कहां पर हुई? तो आंसर वो स्टोर हुई। हम उस पत्थर को, अगर सपोज करो ऐसा पत्थर होता, जैसे ये चौक है ना, इस चौक पर मैं वर्क करता हूं, अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है अपनी कुछ ना कुछ, मैं इस चौक पर वर्क करता हूं और इस पर फोर्स लगाता रहूं, तो फोर्स लगाने पर क्या होगा? ये टूट गया, डिफॉर्म हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, इसका मुझे कहना चाहिए इसका एरिया, लेंथ, ये कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ गया है ना। तो अगर इसी तरह से एक स्टोन पर मैं बहुत देर तक फोर्स लगाता रहता हूं, पूरी ताकत से फोर्स लगाता हूं, लेकिन मैं उसके साथ उसको आगे नहीं हिला पाता हूं, तो मैं कुछ ना कुछ वहां पर भी तो डिफॉर्मेशन लाता होऊंगा, है ना, डिफॉर्मेशन वहां भी होते होंगे। लेकिन क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज्यादा है, या वो डिफॉर्मेशन इतना छोटा होता है कि वो दिखाई नहीं देता है। इस बात का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जब आप एक पत्थर पर फोर्स लगाते हो, उस पत्थर को तोड़ देते हो, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो डिफॉर्मेशन है वो बहुत छोटा सा हुआ है ना, क्योंकि आपका फोर्स उतना बड़ा नहीं है कि वो बड़ा डिफॉर्मेशन दिखा पाए। तो आपकी एनर्जी कहां गई? फिर से हमने जो एनर्जी स्पेंड की वो कहां गई? तो आंसर है एज अ पोटेंशियल एनर्जी वहां स्टोर हो गई, उस स्टोर ने एब्जॉर्ब कर ली हमारी एनर्जी, और वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी वहां स्टोर हो गई। और दूसरा कि वो एनर्जी का खर्च कहां पर हुई? तो आंसर है कि उसको डिफॉर्म करने में खर्च हुई, लेकिन वो डिफॉर्मेशन बहुत छोटा था, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया।